मैं एज एन इन्वेस्टिगेटर अगर आपको बताऊं कि देखिए ब्लैक बॉक्स से हम कुछ चीज़ें कंफर्म करते हैं, वो हमारी बहुत मदद करता है। तो हादसा होने से पहले जितनी भी चीज़ें थी, पायलट्स की ट्रेनिंग क्या थी, इनकी एज क्या थी, ये सोए कब थे, इन्होंने खाना कब खाया था, इनकी आदत कैसी थी, कॉकपिट का बिहेवियर कैसा होता था, इनकी साइकोलॉजिकल कंडीशंस कैसी थी। जिस दिन से ये पायलट बनते हैं वो पूरी हिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बन जाती है। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्वेस्टिगेटर्स मस्ट बी क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस। ये सबसे अहम चीज़ है जिस पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। पहला सबसे मुश्किल मरहला ये है इसको डिटेक्ट करना, कंफर्म करना कि जिस चीज़ को हम डिटेक्ट कर रहे हैं अपनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से वो इसी जहाज़ का हिस्सा है। कहीं वो कोई पुराना शिप तो नहीं पड़ा हुआ, कोई कश्ती का हल तो नहीं पड़ा हुआ। असल तो ये देखना है कि वो क्यों डाइव में गया और अल्टीमेटली चलता ही चला गया और स्पीड उसकी बढ़ती चलेगी। 22,000 फीट पर मिनट बता रहे हैं। इट्स ए वेरी वेरी हाई स्पीड। इसका मतलब ये हुआ जैसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। यानी इस जहाज में अब कोई इसको रोकने वाला कोई चीज नहीं थी, पत्थर की तरह। इसको स्पिन कहते हैं एविएशन की टर्म्स में कि जहाज स्टॉल कर गया। स्टॉल का मतलब होता है कि अपनी लिफ्ट उसकी खत्म हो गई, विंग्स वर नॉट प्रोड्यूसिंग लिफ्ट। जी नाजरीन, मैं हूं कैपिटल टीवी के साथ आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम बात करेंगे K2 तैयारे के हवाले से। इस हादसे को कई दिन गुजर चुके हैं और इसकी इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला तो शुरू नहीं हो सका। उसकी वजह ये थी कि उसका ब्लैक बॉक्स जो है अभी तक नहीं मिल सका और इस हवाले से सर्च एंड रेस्क्यू जो ऑपरेशन है वो जारी है। इस रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन में पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी और दीगर इदारे जो हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। ताहम इस जहाज़ के जो है कुछ हिस्से ज़रूर मिले हैं, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन के लिए, इसकी तहकीकात के लिए जो है वो नाकाफ़ी हैं। हमारे साथ विंग कमांडर रिटायर नसीम अहमद मौजूद हैं। उनका काफ़ी तजुर्बा है इन्वेस्टिगेशन के हवाले से। सिविल एविएशन में भी रहे हैं और इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन के हवाले से भी उनका एक वसी तजुर्बा है और इस किस्म के अमूर पर महारत रखते हैं। उनसे हम बात करेंगे इस इन्वेस्टिगेशन के हवाले से भी और रेस्क्यू एंड जो सर्च ऑपरेशन जो जारी है उस हवाले से भी। नसीम साहब, पहले तो ये बताइएगा कि ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है जारी है, ख़ासतौर पर सर्च जो कर रहे हैं ब्लैक बॉक्स और दीगर जो इक्विपमेंट हैं, तो ये कितने अरसे तक जारी रहता है और इसका कोई टाइम फ्रेम भी होता है? जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मौका दिया है। मैं सोसाइटी ऑफ एयर सेफ्टी इन्वेस्टिगेटर्स पाकिस्तान का 12 साल से सदर हूँ और हमारा काम ही इस सोसाइटी का ये है कि स्पेसिफिकली पायलट्स एंड एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स इनकी रिस्क मैनेजमेंट की ट्रेनिंग करते रहें, क्योंकि अल्टीमेटली कोई रिस्क ही पेश आता है जहाज़ के फ्लाइंग में और उस रिस्क को कोई मैनेज कर जाए और मुश्किल हालात से निकल जाए तो वो लैंड कर जाता है और आप लोगों को पता भी नहीं चलता। लेकिन जब कोई हादसा हो जाए तो फिर ज़ाहिर है मीडिया में उसकी रिपोर्टिंग होती है और ईच एक्सीडेंट जो है ये एक किस्म का पॉलिटिकल इवेंट ही होता है दुनिया के लिए, क्योंकि इसके पीछे बहुत से अवामिल अमल करते हैं। जहाँ तक आपने अपने तारुफ में कहा कि अब तक इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं हो सकी, ऐसा नहीं है। देखें, ब्लैक बॉक्स का मिलना ना मिलना ये तो एक वक्त पे मिल ही जाएगा। मैं एज एन इन्वेस्टिगेटर अगर आपको बताऊं कि देखें ब्लैक बॉक्स से हम कुछ चीज़ें कंफर्म करते हैं, वो हमारी बहुत मदद करता है और जो हमने इन्वेस्टिगेशन करके जिन नताइज पे हम पहुंच चुके होते हैं हमने उनको सिर्फ कंफर्म करना होता है। इन्वेस्टिगेशन तो मतलब हादसा हुआ है तो हादसा होने से पहले जितनी भी चीज़ें थी, पायलट्स की ट्रेनिंग क्या थी, इनकी एज क्या थी, ये सोए कब थे, इन्होंने खाना कब खाया था, इनकी आदत कैसी थी, कॉकपिट में इनका बिहेवियर कैसा होता था, इनकी साइकोलॉजिकल कंडीशंस कैसी थी। तो इनके जिस दिन से ये पायलट बनते हैं वो पूरी हिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बन जाती है। तो अगर इन्वेस्टिगेटर्स को अपना जॉब आता है तो वो बहुत बिजी होंगे एज ए टीम। उनके पास एयर ट्रैफिक कंट्रोल्स का रिकॉर्ड होगा, उनके पास जहाज़ की मेंटेनेंस का रिकॉर्ड्स होगा, उनके पास जहाज़ की हिस्ट्री होगी, जहाज़ की एज, जहाज़ पे इंस्पेक्शंस और सिमिलरली मतलब देर आर इतनी चीज़ें हैं जिनकी इन्वेस्टिगेशन दो आदमी मिलकर नहीं कर रहे होंगे बल्कि एक टीम बनती है, ऑपरेटर को भी शामिल करते हैं। उसकी बुनियाद पे बहुत पेंस टेकिंग एक अमल होता है, लेकिन ये सारा जब मुमकिन होता है कि इन्वेस्टिगेटर अपना काम आए। मैं न्यूज़पेपर्स में देख रहा हूँ यही बातें सब करते हैं कि ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, इम्पार्शियल होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, लेकिन यकीन करें ये दूसरी बात है। इंडिपेंडेंट होना ना होना, कभी कोई इन्वेस्टिगेशन टोटली इंडिपेंडेंट तो हो ही नहीं सकती, ये एक मिथ है। हाँ, एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इन्वेस्टिगेटर्स मस्ट बी क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस। ये सबसे अहम चीज़ है जिस पे ज़्यादा जोर देना चाहिए कि क्या इन्वेस्टिगेटर को अपना जॉब आता है,
क्या उन्होंने कभी इस किस्म की इन्वेस्टिगेशन की थी, उनकी एजुकेशन क्या है, उनका इन्वेस्टिगेशन का तजर्बा क्या है। अब आपने सर्च एंड रेस्क्यू को जो कहा, देखें सर्च एंड रेस्क्यू का सबसे बड़ा मसला, जो समंदर में जहाज़ गिर जाते हैं तो सबसे बड़ा मसला ये होता है कि ये बहुत बड़ा फाइनेंशियल चैलेंज होता है, और अमूमन तो बहुत से मुल्क इससे अपने हाथ खड़े कर देते हैं। ये तो पाकिस्तान है जिसके पास पाकिस्तान एयरफोर्स है, पाकिस्तान नेवी है, मैरीटाइम सर्विसेज हैं, कि सब ने मिल के इसे लोकेट कर लिया। वरना ये काम अमूमन जो स्टेट होती हैं जिनका जहाज़ गिरता है वो किसी और मुल्क के या बोइंग के हवाले कर देते हैं। तो अब ये कितनी गहराई पे पड़े हुए हैं ये चीज़ें, इट ऑल डिपेंड्स द टेक्निक्स विच आर अवेलेबल विद नेवी, स्पेशली नेवी ही काम आएगी। सोनार इज़ ए टेक्निक जो कि साउंड वेव्स भेजते हैं, और उसके भी किस कैपेसिटी के सोनार हैं। रोबोटिक्स कंट्रोल्स भी होता है, रोबोट्स भी भेजे जाएंगे क्योंकि ज़्यादा गहराई पे आपके डाइवर्स नहीं जा सकते। तो पहला सबसे मुश्किल मरहला ये है इसको डिटेक्ट करना, कंफर्म करना कि जिस चीज़ को हम डिटेक्ट कर रहे हैं अपनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से, वो इसी जहाज़ का हिस्सा है, कहीं वो कोई पुराना शिप तो नहीं पड़ा हुआ, कोई कश्ती का हल तो नहीं पड़ा हुआ। उसके बाद फिर उसको फिर मसला आसान हो जाएगा। आजकल बायोन्सी को इस्तेमाल करते हुए गुब्बारे बने होते हैं, उनको अटैच कर सकते हैं इनडायरेक्टली, और फिर उसको ऊपर लाया जा सकता है। फिर आपके इन्वेस्टिगेटर्स कंफर्म करेंगे, और ब्लैक बॉक्स जब मिल जाएगा तो उन्हें तमाम चीज़ों का लम्हा बमल्ला, यानी मुसीबत आने से पहले जब चीज़ें सही चल रही थी, मामला कहाँ से गलत हुआ, वहाँ से उसे राह पकड़ेंगे। अच्छा नसीम साहब, ये भी बताइएगा क्या पाकिस्तान के पास वो टेक्नोलॉजी, वो इक्विपमेंट मौजूद हैं जो इतने गहरे समंदर में जाके हम इसको सर्च एंड रेस्क्यू कर रहे हैं, या फिर हमें बैरूनी मुल्क से या किसी और तरक्की याफ्ता ममालिक से इस हवाले से कोई हेल्प लेने की इसमें ज़रूरत होगी? देखें, इक्विपमेंट तो पाकिस्तान के पास भी होगा, और कोई एक आध चीज़ ना हो तो बोइंग कंपनी, चूँकि उनका काम है दुनिया भर में कहीं भी जहाज़ गिरें, तो जिस कंपनी का जहाज़ गिरता है ना, वो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर होता है, और उसी के पास सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी होते हैं। तो वो ये एक बड़ी खुशाइंद बात है एविएशन के अंदर, कि तमाम मुल्क जो हैं वो अपनी तमाम सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट भी ऑफ़र कर देते हैं। ठीक है, तो इसको निकाल लेंगे इंशाल्लाह ताला, बट आई थिंक कि कम से कम महीना तो कहीं नहीं गया। अच्छा, इसमें ये भी मुझे बताइएगा कि ये हादसा तो हो गया, अगर ये ज़मीनी हादसा होता, तैयारा ज़मीन पर गिरता, तो उसके कुछ और सिनेरियोज़ होते। अब इस पे कितना वक्त लगता है मैक्सिमम? क्या इसका कोई टाइम फ्रेम होता है, या जब तक ये इक्विपमेंट नहीं मिल जाते, ब्लैक बॉक्स और दीगर, तो उस वक्त तक ये सिलसिला चलता रहता है? देखें, ये फ़्लाइट बेसिकली इंटरनेशनल फ़्लाइट थी, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन, जो कि हमारा जहाज़ था और हमारे ही वाटर्स में गिरा है, तो इन्वेस्टिगेशन की अथॉरिटी भी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सारी पाकिस्तान स्टेट की है। और ज़मीन पे अगर गिरता तो ज़ाहिर है एक्सेस बहुत जल्दी होती है, ब्लैक बॉक्स मिल जाते, अब तक उनको रीड आउट भी कर लिया होता, और इन्वेस्टिगेशन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाती है। ठीक है, लेकिन फिर भी देखें, ब्लैक बॉक्स मिलने से ये नहीं पता चलता कि हादसा क्यों हुआ है। ब्लैक बॉक्स मिलने ये पता चलेगा कि किस मुकाम पे था, क्या रफ्तार थी। अगर कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मिल जाए तो पता चल जाएगा उनकी आखिरी बातचीत क्या थी। इसमें तो बहुत सी चीज़ें बहुत वाज़ेह हैं ना। देखें, ये जहाज़ एक ख़ास डिफेक्ट के लिए गया था, उस डिफेक्ट का ताल्लुक़ है एक IRS सिस्टम कहलाता है, या यूँ समझ लें कि नेविगेशनल एड्स। जहाज़ को जब हम हवा में उड़ाते हैं तो देखें, एक तो फ्लाइंग करना होता है कि उसकी उसकी हाइट बरकरार रखें, उसको वक्त पे नीचे ले आएँ, इंजन्स को मॉनिटर करते रहें। लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं, किस मुल्क में जा रहे हैं, कौन से रडार हमें कवर कर रहा है, किस रनवे पे हमने कैसे पहुंचना है, किससे, इसको हम नेविगेशन कहते हैं। ताकि ग्राउंड बेस्ड जो कंट्रोलर्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं, उनको आपकी पोजीशन, आपका जहाज़ का रुख, आपकी रफ्तार और आपकी तमाम चीज़ें उसी तरीके से पता हो, यानी उनकी वही वैल्यूज़ उनको पता हो जो आप कॉकपिट में देख रहे हैं, जो आप समझते हैं। देखिए, अगर एक पायलट जहाज़ जब उड़ा रहा है, उसके पास कोई रेफरेंस नहीं होता है, उसको अपनी स्पीड कॉकपिट में किसी आले में नज़र आ रही होती है। फ़र्ज़ करें किसी वजह से स्पीड उसको जो नज़र आ रही है, उसकी एक्चुअल रफ्तार उससे ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा? वो रफ्तार को उसको कम नज़र आ रही है, वो रफ्तार बढ़ाने की कोशिश करेगा, और रफ्तार फिर भी कम नज़र आ रही है, तो ये एक प्रॉब्लम आ गई उसके लिए। तो इसकी करेक्शन उसको, अगर वो ग्राउंड बेस्ड जो रेडार्स हैं और बेसिकली एयर ट्रैफिक कंट्रोल सर्विसेज हैं, वो उसको बता सकती हैं कि तुम्हारी ग्राउंड स्पीड ये है इस वक्त,
तुम्हारा रुख ये है। सो ही कैन अंडरस्टैंड कि मेरे सिस्टम में जो मुझे इनपुट्स मिल रही हैं, जो मेरी एक्चुअल उसमें डिफरेंस आ गया। दिस इज़ एग्जैक्टली जिस डिफेक्ट के लिए गया था और वापस आ रहा था, और वन टाइम फेरी पे आ रहा था, कोई इसकी नॉर्मल कमर्शियल फ़्लाइट नहीं थी। और उसकी जो लास्ट रिपोर्ट्स आई मीन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से बात पता चली वो यही था कि सम प्रॉब्लम इन द नेविगेशन। तो ये चीज़ें तो इन्वेस्टिगेटर्स को पता चल गई हैं, अब उनका फोकस ही इस पर है। अब उन्होंने देखना ये कि भाई इनको क्या पता चल सका, क्या नहीं पता चल सका, क्या प्रॉब्लम आई थी, हैंडल क्यों नहीं कर सके, ऐसी इमरजेंसी क्या हुई कि वो एक माइक पे बता नहीं सके। वो हमने यानी जो आपके एरिया कंट्रोल के रडार्स हैं उन्होंने उसको ट्रेस करके एक पेश कर रहे हैं तमाम, उसके अंदर DFDR तो नहीं मिला है। तो असल तो ये देखना है कि वो क्यों डाइव में गया और अल्टीमेटली फिर डाइव में चलता ही चला गया और स्पीड उसकी बढ़ती चलेगी। 22,000 फीट पर मिनट बता रहे हैं। इट्स ए वेरी वेरी हाई स्पीड। इसका मतलब ये हुआ जैसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर, यानी इस जहाज़ में अब कोई इसको रोकने वाला कोई चीज़ नहीं थी, पत्थर की तरह। इसको हम स्पिन कहते हैं एविएशन की टर्म्स में, कि जहाज़ स्टॉल कर गया। स्टॉल का मतलब होता है कि अपनी लिफ्ट उसकी ख़त्म हो गई, विंग्स वर नॉट प्रोड्यूसिंग लिफ्ट, और नोज़ नीचे आके वो घूमता हुआ नीचे गिर रहा था, और ये उससे रिकवर नहीं कर सके। ये तो हमें बग़ैर ब्लैक बॉक्स के एक हमारा अंदाज़ा है, और ऐसा ही हुआ है इसके साथ, ये तो पता चल जाएगा। अब सवाल ये कि क्या वजूहात थी। देखें, इमरजेंसी में तो जा सकता है, निकले क्यों नहीं, दिस इज़ द क्वेश्चन। जी मैम साहब, आप ये भी बताइएगा कि सैटेलाइट स्पूफिंग क्या होती है, और बहुत सारे तैयारों ने बताया जा रहा है कि उस एरिया में ऐसी शिकायत भी की थी कि कुछ ऐसा मामला हो रहा है। एक जंगज़दा इलाका भी है कुछ इस हवाले से जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो इस हवाले से क्या आप समझते हैं कि सैटेलाइट स्पूफिंग की वजह से भी कोई ऐसी चीज़ हो सकती है? देखें, जो सैटेलाइट्स हैं ना, वो तो हमारे लिए एक तरह से बहुत बड़ी हेल्प है, ख़ास तौर पे इन्वेस्टिगेशंस में भी, कि अगर किसी की इन्फॉर्मेशन किसी रडार पे ना मिल पा रही है तो सैटेलाइट से पता चल जाता है, वो एक अलग से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। नेविगेशन में प्रॉब्लम्स आती हैं व्हेन यू आर क्लोज टू द रनवेज। आजकल तो बहुत इशू हैं, जब से ये अनमैन्ड व्हीकल्स का ज़माना है, लेज़र, यानी बहुत से मुल्कों में ऐसे बहुत वाक़यात हुए कि रनवे के आसपास जब जहाज़ 3 किलोमीटर नीचे आ जाता है तो यंगस्टर्स अपनी एक्टिविटी के तौर पे लेज़र के मदद से या GPS से सिग्नल्स लॉस हो जाते हैं। और ये जंगज़दा इलाका है, लेकिन जिस एरिया में हुआ है वहाँ मेरा ख़्याल कोई जंग की एक्टिविटी नहीं थी, और मेरे जहन में ऐसी कोई चीज़ नहीं आ रही, क्योंकि उसने कॉल भी दी है, और उसके बाद जो कुछ उस कोई बज़ाहिर कोई एक्सप्लोजन आई मीन इतना सडन हुआ है। अगर एक्सप्लोजन भी होता तो कोई वॉइस कुछ वो मैसेज दे सकते थे। जब कोई मैसेज नहीं मिलता है उसकी एक वजह होती है, इट्स नॉट दी कि कोई बहुत बड़ा जहाज़ टूटने लग गया। मैसेज ना देने का मतलब होता है कि वो अपनी इमरजेंसी में इतने मशगूल होते हैं जहाज़ को बचाने के लिए कि वो और कोई कम्युनिकेशन करना लेटर समझते। देखें, पहले आदमी अपने आप को बचाता है, अपने जहाज़ को बचाता है, तो उस वक्त किसी से बात करना उसको पता है कि मैं प्रॉब्लम में हूँ, तो अपने जहाज़ को बचाते हैं, अपने आप को बचाते हैं। इसलिए वो कॉल नहीं दे सके, और फिर वो उस इमरजेंसी की क्रिटिकलनेस इतनी बढ़ गई कि वो दे वर अनएबल टू डू एनीथिंग। अच्छा नसीम मैम साहब, ये भी बताइएगा कि ये जो ब्लैक बॉक्स है ये क्या चीज़ होती है, और इन्वेस्टिगेशन में किस हद तक जो है ये कारआमद साबित होता है, और इससे इन्वेस्टिगेशन में क्या मदद हासिल होती है, और ये कितने इसका वेट क्या होता है, क्या कलर होता है, और किस तरह काम करता है? देखें, ये नारंगी कलर के होते हैं, जिसको हम, मुझे नहीं पता इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्लैक बॉक्स नहीं होते ये, लेकिन ब्लैक बॉक्स इसलिए कहते हैं कि इसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो एक टर्म हो गई है, और पब्लिकली और टेक्निकली भी लोग यूज़ करते हैं। तो FDR होता है, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है। FDR में फ़्लाइट डेटा, जितना भी डेटा होता है, जो हम जैसे आजकल एवरीबॉडी अंडरस्टैंड व्हाट्स द डेटा। तो एयरक्राफ्ट के जो पैरामीटर्स हैं, ऑपरेशनल पैरामीटर्स, उसकी स्पीड होगी, उसकी हेडिंग होगी, उसकी वर्टिकल एक्सेलरेशन, उसका रोल, उसके इंजन की परफॉर्मेंस, ऑयल प्रेशर, यानी मोर देन 1000 और 1300 के पैरामीटर्स को रिकॉर्ड करके डाल रहा होता है अपने उसके अंदर। और हर चीज़ को वो लम्हा ब लम्हा, किसी चीज़ को 4 सेकंड में, 5 सेकंड में, किसी को हर सेकंड वो इन्फॉर्मेशन डिजिटल डेटा बॉक्स में जाती रहती है। तो उसमें से तो आपको तमाम वैल्यूज़ मिल जाती हैं।
कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के अंदर डिफरेंट वॉइसेस, कॉकपिट की सारी वॉइसेस, पायलट आउटसाइड द एयरक्राफ्ट एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से जितनी बातचीत करता है वो सारी, पायलट अपने को पायलट से बात करता है, एयर क्रू से बात, कैबिन क्रू से बात करता है, सिमिलरली लैंडिंग गियर डाउन हुए अप हुए, इंजन की स्पीड बढ़ी, ये सारी चीज़ें कॉकपिट के अंदर एज ए साउंड तो आती रहती हैं। तो आप अंदाज़ा कर लें कि किस किस कदर अच्छी इन्फॉर्मेशन इन दोनों चीज़ों में रिकॉर्ड हो रही होती है कि बाद में अगर इंसानी इन्वेस्टिगेशन कुछ खदशात पे मबनी होती है, कुछ इस पे होती है कि अंदाजे एस्टीमेट्स लगाए जाते हैं, तो एक अच्छे इन्वेस्टिगेटर को जो सब कुछ पता चल जाता है कि क्या हुआ होगा, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर एंड कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से वो चीज़ें कंफर्म हो जाती हैं। और बहुत ज़्यादा काम और मेहनत की बजाय ये इक्विपमेंट ऐसा है कि आपकी एक ग्रेट हेल्प है ये। जी मैम साहब, एज ए इन्वेस्टिगेटर आप ये बताएं कि ये जो हादसा हुआ है आपकी नज़र में कम्युनिकेशन का निज़ाम जो है वो ख़राब होने के बाद सैटेलाइट स्पूफिंग कह लें या फिर कोई और वजूहत हो सकती हैं, आपकी नज़र आपकी अपनी नज़र से कैसे देखते हैं इस हादसे को? देखें, आपको अगर इसको समझना है ना, और जो एविएशन के पर्सनल सुन रहे होंगे ज़ाहिर है इस इंटरव्यू को देखेंगे, देखिए पाकिस्तान सिविल एविएशन में पिछले 20 साल को ले लें, 2006 से अगर हम शुरू हो जाएं, फोकर क्रैश इन मुल्तान, एयर ब्लू इन मरगला, भोजा इन रावलपिंडी इस्लामाबाद रावलपिंडी के एरिया में हुआ था, फिर JS एयर का कराची में हुआ, एंड फिर 320 PIA का मॉडल कॉलोनी में हुआ। अच्छा, एक चीज़ मैं बताऊंगा, देखें आपको पता है कि हर किस्म की परफॉर्मेंस करने पे हर सालाना, हर जैसे यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग होती है, इसी तरीके से डिफरेंट कंट्रीज़ की भी एविएशन सेफ्टी के हवाले से रैंकिंग होती है। अगर कोई हादसा हो जाए, मेजर एक्सीडेंट, क्रैश जिसको हम कहते हैं, तो फिर उसको कोई रैंकिंग नहीं मिलती है, ठीक है ना। जैसे वो इज़ नॉट इन दैट कि उसको रैंकिंग दें कि वो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। 10 साल तक अगर हादसा ना हो फिर उसको दोबारा किसी किस्म की रैंकिंग के लिए कंसिडर किया जाता है। तो 2006 से मैं तो ख़ुद गिनता रहता था 6 साल के, अल्लाह करे कोई, मैंने अपनी रिसर्च में भी पता किया था 2009-10 में कि हम तो टॉप पे थे हादसात के लिहाज से। इन 2009, 10, 11 में वी वर एट द टॉप। यानी इसको आम फहमी समझें कि किसी मुल्क के अगर 5 क्रैशेस हो जाएं ऑन 1 मिलियन फ़्लाइट्स तो दे आर द रेड कलर, और अगर 3-4 हों तो वो मतलब अभी भी वो ग्रे कलर में। आजकल जो रेट है ना एक्सीडेंट्स दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक का, वो 0 पॉइंट में है, यानी उनका एक भी हादसा नहीं हुआ इस कस्म से। तो हमारे हादसात का रेट बड़ा हाई है और किसी तरीके से कम नहीं हो पा रहा। अच्छा, इन सब इन्वेस्टिगेशंस का मुझे मुकम्मल अदराक है, उनकी रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, उनको फॉलो किया है, और बहुत सी इन्वेस्टिगेशन मैंने खुद की हैं, ठीक है। इन सब में अनफॉर्चुनेटली जो प्रॉब्लम आई है वो पायलट्स की इमरजेंसी हैंडलिंग की आई है। कोई भी हादसा किसी टेक्निकल रीज़न से नहीं हुआ, कोई भी हादसा अदर देन पायलट्स की अपनी उसको जो इमरजेंसी, चाहे वेदर की इमरजेंसी पेश आए, चाहे डिसओरिएंटेशन की पेश आए, या उसकी अपनी, जैसे जो मॉडल कॉलोनी का था वो भी एक मिसाल है अपनी। तो एक सिस्टम है दुनिया में जो 20 साल से इम्प्रूव होता चला आया है और उस पर बहुत तवज्जो दी गई है, और उसी की इनएडिक्वेट फॉलोइंग कह दें या उस पर अमल दरामद ना होने की वजह से जब मॉडल कॉलोनी का हादसा हुआ था तो पाकिस्तान एविएशन के जो जहाज़ हैं हमारे, सब पे ना सिर्फ एयरलाइंस पे पाबंदी लगी थी, बल्कि जहाँ जहाँ हमारे पायलट्स फ्लाई करते थे डिफरेंट एयरलाइंस में, लाइक वियतनाम एयरलाइन में पाकिस्तानी लाइसेंस एयरक्राफ्ट वहाँ से एंडोर्समेंट लेके फ़्लाई कर रहे हैं। यानी इस वसी पैमाने पे वो ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब एक थे, उन्होंने अपने एक इंतहाई नामक़ूल बयान से इतना नुकसान पहुँचा कि आज तक आप उस नुकसान का अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें तो और भी चैलेंजेस हैं ना। तो ये चैलेंज भी एक चैलेंज है, हमारे जो नेशनल चैलेंजेस हैं। तो हमारी सबसे बड़ी वीकनेस जो है वो ये है, आपकी इंजीनियरिंग की कोई वीकनेस नहीं है, आपके एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की कोई वीकनेस है, आपकी वीकनेस है कि पायलट्स जब फ्लाई कर रहे हैं, किसी की उम्र 56 साल है, किसी की 60 साल है, किसी की 64 साल है, हर एक का 20-20, 25 साल का फ्लाइंग का एक बिहेवियर है। उसने कब जहाज़
कितनी दफ़ा उसने हार्ड लैंडिंग की, कितनी दफ़ा उसने गो राउंड करना था नहीं किया, कितनी दफ़ा ये जो मसाइल होते हैं ना, इसको अगर हम फ्लाइट डेटा मॉनिटरिंग कहते हैं, सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। हमने इसकी इम्प्लीमेंटेशन में मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए हैं, लेकिन नतीजा जो है वो अगर आप हादसात को देख लें और जो हादसात जिससे हम निकल आते हैं, तो नतीजा 0/0 है। जी नाजरीन, विंग कमांडर रिटायर्ड नसीम अहमद का कहना था कि जो K2 के हवाले से जो इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला है वो तो शुरू हो चुका है, लेकिन जो ब्लैक बॉक्स और दीगर जो इक्विपमेंट हैं वो भी इसका हिस्सा होते हैं। उससे बहुत सारी चीज़ें हासिल होती हैं। जब वो रिकवर होंगे, जब उनको सर्च करके निकाला जाएगा तो उसके बाद उनको डिकोड करने के बाद जो है इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाया जाएगा। ताहम उन्होंने रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से भी बात की, पायलट्स की तरबियत और रिस्क मैनेजमेंट और इन्वायरमेंट की भी बात की। उनका ये कहना था कि यही पाकिस्तानी पायलट दीगर ममालिक में जाके बेहतरीन खिदमात अंजाम दे रहे हैं, लेकिन वही पायलट जो है पाकिस्तान के अंदर मुतअद्दिद मरतबा जो है हादसात का बाइस बने हैं और मुतअद्दिद पाकिस्तान के अंदर गुज़िश्ता अगर 20 साल को देखा जाए तो मुतअद्दिद हादसात भी हुए हैं, जिससे पाकिस्तान की रेटिंग जो है वो फ्लाइंग के हवाले से या एविएशन के हवाले से नेगेटिव में जा रही है। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में।